हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता। दोस्तों, अगर हम इंसान किसी भी चीज के लिए होपफुल और मोटिवेटेड रहे एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर काम करे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आज की मूवी है टुमारोलैंड, जहाँ होपफुल रहने से बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो मूवी शुरू होती है तब साइंटिस्ट फ्रैंक द्वारा हम उसके बचपन की कहानी सुनते हैं। जब फ्रैंक छोटा लड़का था, यानी 1964 की बात है, उसने न्यूयॉर्क इनोवेशन फेयर अटेंड की थी, जहाँ पे पहली बार वो जेटपैक का प्रोटोटाइप सेल करना चाहता था। लेकिन जज डेविड निक्स इस इनोवेशन को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो ठीक से चलता नहीं है। फ्रैंक उदास बैठा था, तभी उसी के उम्र की एक लड़की जिसका नाम एथीना था, वो वहाँ पे आके उसे एक पिन देती है और एक बोट राइड लेने के लिए कहती है। फ्रैंक वैसे ही करता है, डिज्नी की वो बोट राइड ले लेता है। लेकिन एक जगह जाने के बाद वो बोट रुक जाती है एंड इसको स्कैन करने लगती है, तो इसके हाथ में वो पिन जो रहता है वो भी स्कैन होता है और वो बोट सीधे दूसरी दुनिया में इसे ट्रांसफर करती है। वो दूसरी दुनिया थी टुमारोलैंड। वहाँ जाने पर उसे एक फ्यूचर सिटी का सेटअप दिखता है जहाँ बड़े बड़े रोबोट्स थे और एक जायंट रोबोट उसका जेट पैक रिपेयर करता है और उसी जेट पैक से वो ग्राउंड पे आता है जहाँ उसे वही एथीना एंड डेविड दिखाई देते हैं। टुमारोलैंड एक अलग डायमेंशन की दुनिया थी जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट आते थे और अपने अपने एक्सपेरिमेंट इनोवेशन करते थे। यहाँ पे उन साइंटिस्ट को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था और फ्रैंक को एथीना के रूप में एक दोस्त मिलती है टुमारोलैंड में और उसे एथीना पसंद आने लगती है। अब ये स्टोरी इधर ही रुकती है और हम आते हैं प्रेजेंट वक्त में, जहाँ पे केसी नाम की लड़की अपने पिता एंड भाई के साथ फ्लोरिडा में रहती थी। केसी को स्कूल में हमेशा यही सिखाया जाता था कि कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी पृथ्वी तबाह होने वाली है, लेकिन किसी भी टीचर को क्लाइमेट चेंज कैसे रोके या फिर पृथ्वी को वापस ग्रीन प्लैनेट कैसे बनाए ये कुछ भी पता नहीं था, जिससे वो काफी परेशान थी। केसी हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली लड़की थी। चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर करें तो कुछ भी मुमकिन है, ये इसका फंडा था। एक दिन उसे अपने बैग में एक पिन दिखता है जिसे हाथ लगाने से वर्चुअली वो टुमारोलैंड में पहुंच जाती है। वो दुनिया पूरी अलग थी, ये देख के वो काफी अमेज हो जाती है एंड एक्सप्लोर करने लगती है। लेकिन अचानक से उसके पिन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो वापस पृथ्वी पे आती है। वो रात को अपने भाई नेट को उस प्लेस के बारे में बताती है और दोनों भी इंटरनेट पे उस पिन के बारे में ढूंढते हैं। उन्हें एक शॉप का एड्रेस मिलता है जो इस पिन के तलाश में है। अगले दिन सुबह ही वो बस से निकल जाती है उस प्लेस में जाने के लिए। तो दोस्तों, घर पे एथीना आती है। एथीना वही लड़की थी जो 1964 में छोटी बच्ची थी और आज भी वो छोटी बच्ची ही है। वो केसी के तलाश में थी, तो नेट उसे बताता है कि वो पिन के तलाश में कहीं और चली गई है, तो एथीना भी वहाँ पे चली जाती है। यहाँ केसी को स्टोर तो मिलता है, लेकिन स्टोर के ओनर जो थे वो काफी अजीब लोग थे। केसी को बार बार एक लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसे पिन दिया है। अब केसी को तो वो बैग के सामान में मिला था पिन, इसीलिए उसे लड़की के बारे में पता नहीं था। तो वो ओनर्स केसी पे हमला करते हैं, लेकिन सही वक्त पे एथीना आके उसकी जान बचाती है और एक कार चोरी करके केसी को भगा के लेके जाती है। कार में एथीना केसी को बताती है कि वो खुद और जो स्टोर के ओनर्स थे वो सारे रोबोट्स हैं और उसी ने वो पिन केसी के बैग में रखा था। एथीना का काम होता है कि पृथ्वी से स्मार्ट लोगों को, जैसे कि आर्टिस्ट, इनोवेटर, एक्टिविस्ट, ऐसे लोगों को टुमारोलैंड के लिए हायर करना। लेकिन कुछ रोबोट एथीना और अब केसी को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। दोस्तों, मूवी में टुमारोलैंड ये प्लेस क्या है, कब डिस्कवर हुआ था, ये सारी चीजें बताई नहीं गई है, लेकिन मूवी के आखिरी में मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। केसी को ये सब कुछ डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए बीच में वो भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन एथेना उसका पीछा करती है। उसे कहते हैं कि उसकी जान खतरे में है और फ्रैंक ही उसकी जान बचा सकता है। ये कह के वो उसे फ्रैंक के घर पे छोड़ देती है ताकि फ्रैंक उसे टुमारोलैंड लेके जाए। यहाँ पे फ्रैंक को जब पता चलता है कि एथीना ने एक और लड़की को हायर किया है टुमारोलैंड भेजने के लिए, तो वो काफी गुस्सा होता है एंड केसी को अपने घर में लेता ही नहीं है। इनफैक्ट उसे घर जाने के लिए कह देता है, लेकिन केसी को पता था कि वो रोबोट्स उसके पीछे है, इसीलिए वो उधर ही बैठी रहती है फ्रैंक के घर पे और रात में फ्रैंक को फंसा के उसके घर में घुस भी जाती है। फ्रैंक के घर में कई सारे अलग अलग इनोवेशंस रहते हैं। ये सब ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में आ पहुंचती है जहाँ पे कई सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे एंड हर मॉनिटर पे पृथ्वी का फ्यूचर दिखाया जा रहा था, जहाँ सब कुछ तबाह हो रहा है, पृथ्वी नष्ट हो रही है और साइड में एक काउंटडाउन चल रहा था, यानी 60 दिनों के बाद पृथ्वी कैसे तबाह होने वाली है वही दिख रहा था। फ्रैंक दूसरे डोर से घर पे आता है। पहले तो उसे निकलने के लिए कहता है, लेकिन फाइनली अग्री होकर उसे चीजें कुछ बताने लगता है कि ये दरअसल पृथ्वी का फ्यूचर है और इतने दिनों के बाद हम सब लोग मरने वाले हैं। आगे वो कुछ बता पाता तभी कुछ रोबोट्स आते हैं केसी के तलाश में और वे लोग फ्रैंक के घर पे हमला करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ इसका घर पूरे अटैक के लिए तैयार था। अलग अलग इनोवेशन से वो सारे रोबोट्स को मार देता है और आखिरी में केसी और फ्रैंक दोनों भी एक बाथ टब में खुद को लॉक करते हैं और बाजू के जंगल में एक नदी थी, वहाँ पे खुद को लॉन्च करते हैं और घर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। जंगल में उनकी एक बाइक रखी हुई थी, लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे एथीना
एथेना इन दोनों का इंतजार कर रही थी। यहाँ फ्रैंक उसे देख के काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन खुद की जान उन रोबोट से बचानी है, इसीलिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कार में एथेना एंड फ्रैंक की काफी बहस होती है कि एथेना ने अभी केसी की जान खतरे में डाली है, उसे टुमारोलैंड के लिए हायर करके। एथेना उसे बताती कि केसी ही शायद उनकी आखिरी होप है। 60 दिनों के अंदर जो ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है उसे सिर्फ केसी ही बचा सकती है, क्योंकि उसने इस रियलिटी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पे कई सारे सवाल है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने फ्रैंक को बच्चे के रूप में टुमारोलैंड में देखा था, तो वो अभी पृथ्वी पे क्या कर रहा है? एथेना एंड फ्रैंक के बीच में आखिरकार हुआ क्या है? दोनों क्यों लड़ रहे हैं? ये सारी चीजों के बारे में हमें मूवी के आखिरी में पता लगता है। फिर ये तीनों भी एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जायंट सिस्टम और हर जगह पे वायर्स लगे हुए थे। फ्रैंक केसी को अपने आंखों पे बांधने के लिए कुछ कपड़ा और शुगर का पाउडर खाने के लिए देता है और दोनों भी एक ट्यूब में बैठ जाते हैं। आखिरी में एथेना सिस्टम को ऑन करती है और दोस्तों ये तीनों भी सीधा आईफिल टावर पहुंच जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी थी यूएस से, ये सीधा पेरिस आते हैं। ये वायर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी थी जो 1930 में ही निकोला टेस्ला ने डेवलप की थी, लोगों को वायर या सैटेलाइट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने की। ये सारे इनोवेशन के बारे में फ्रैंक को टुमारोलैंड में ही पता लगा था। वे लोग आईफिल टावर में पहुंच जाते हैं। आईफिल टावर दरअसल एक एंटीना थी जो कि निकोला टेस्ला ने गुस्ताव आईफिल की मदद से बिल्ड की थी, ताकि अलग अलग डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को वो पकड़ सकें। उसी के अंदर एक रूम था जहाँ पे निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, जूल्स वर्न, गुस्ताव आईफिल इनके स्टेचू लगे हुए थे। वो केसी को बताता है कि ये सीक्रेट जगह है और इन्हीं चारों ने ये क्रिएट की थी ताकि इमरजेंसी के वक्त में इनको अगर टुमारोलैंड जाना हो तो, लेकिन कभी यूज नहीं कर पाए। उसके बाद वो एडिसन ट्यूब को फोनोग्राफ में डाल के एक पुराना रॉकेट लॉन्च करता है। आईफिल टावर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और सारे लोग फोटो निकालने लगते हैं। ऊपर जाने के बाद रॉकेट कंपार्टमेंट से निकल जाता है और वापस काफी स्पीड में ये लोग पृथ्वी की दिशा में आने लगते हैं। पृथ्वी की ग्रेविटी ब्रेक होने के बाद ये लोग फाइनली दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और कुछ वक्त के बाद टुमारोलैंड में क्रैश कर जाते हैं। उसके बाद टुमारोलैंड का गवर्नर डेविड निक्स वहाँ पे आ जाता है और इन लोगों को वापस पृथ्वी पे डिपोर्ट करने के लिए, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि केसी पृथ्वी का फ्यूचर बदल सकती है। और फ्रैंक के कहने पे वे लोग एक बड़े से मॉनिटर की मशीन के यहाँ पे जाते हैं जो खुद फ्रैंक ने डेवलप की थी। ये मशीन जो टाकियन पार्टिकल के मदद से उसने बनाई थी। टाकियन पार्टिकल दरअसल लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करते हैं। जब ये पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट के पास से गुजरते हैं तब अक्सर हमें उस ऑब्जेक्ट की 2 इमेजेस दिखाई देती है, पास्ट और फ्यूचर की। इसी के कारण ये मशीन पास्ट दिखाने के साथ साथ फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करती थी। इस मशीन के थ्रू केसी अपना फ्यूचर देखती है और उसे पता चलता है कि 60 दिनों के बाद पृथ्वी तबाह होने वाली है और कोई भी इंसान नहीं बचेगा। ये हकीकत देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाती है एंड डेविस्टेटेड रहती है। वो इस रियलिटी को मानने से इनकार करती है, कहती है कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जिससे ये पृथ्वी बच सके। अब उसके इस पॉजिटिव थिंकिंग के कारण कुछ सेकंड के लिए जो आसपास हम पृथ्वी का फ्यूचर देख रहे थे वो चेंज हो जाता है और सब कुछ सही दिखने लगता है, जिससे डेविड, फ्रैंक एंड एथेना तीनों भी शॉक हो जाते हैं। और फ्रैंक डेविड को समझाने लगता है कि देखा केसी के पास कुछ तो प्लान होगा या कुछ तो वो फ्यूचर में करेगी जिससे हम सब लोग बच सकते हैं। लेकिन डेविड को पृथ्वी की कुछ भी पड़ी नहीं थी, इसीलिए वो इन तीनों को कैद करके रखता है। यहाँ थोड़ी देर के बाद केसी को होश आता है एंड वो फ्रैंक को पूछती है कि तुम्हारे घर में जो इतने सारे मॉनिटर्स थे जो पृथ्वी का फ्यूचर दिखा रहे थे वो कैसे पॉसिबल था, क्योंकि ये जगह तो अलग डायमेंशन में है। तो फ्रैंक कहता है कि ये मशीन इतनी बड़ी है जिसके कारण काफी स्ट्रॉन्गली एनर्जी जनरेट करती है और इसी के कारण इसके सिग्नल पृथ्वी के डायमेंशन में चले जाते हैं। फ्रैंक को बस इस डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी थी जो कि उसको मिली और वो अपने मॉनिटर के थ्रू फ्यूचर देखने लगा। और दोस्तों यही पे मूवी का मेन प्लॉट ओपन होने लगता है। केसी को पता चल जाता है कि अगर ये मशीन एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में अपने सिग्नल भेज रही है तुम्हारे मॉनिटर के थ्रू, यानी ये भी हो सकता है कि ये मशीन दरअसल सिर्फ सिग्नल ही ट्रांसफर नहीं कर रही है, इनफैक्ट ये मशीन लोगों के माइंड में बार बार निराशावादी विचार ट्रांसफर कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए पृथ्वी की तबाही तय है। अब एक ही विचार बार बार आने के कारण जो भी मेन लोग है जैसे कि साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, और वे लोग भी उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं कि हम कुछ भी करें पृथ्वी बच नहीं सकती और इसी के कारण लोग अपने जो नेसेसरी स्टेप्स है वो नहीं ले रहे। किसी के अनुसार अगर ये मशीन बंद कर दी जाए तो लोगों के मन से ये निराशावादी विचार चले जाएंगे और एक होप और पॉजिटिविटी के साथ लोग अपने प्लैनेट को बचाने में मदद करेंगे। फ्रैंक भी इस बात से अग्री करता है। उतने में उधर डेविड आ जाता है इनको पृथ्वी पे डिपोर्ट करने के लिए और ये दोनों भी उसे समझाने लगते हैं, लेकिन वो इन लोगों की बात नहीं मानता। उसके एक्सप्रेशन से फ्रैंक को पता लग जाता है कि ये सारा किया कराया प्लान डेविड का ही है और तभी डेविड बताने लगता है कि हाँ, उसे काफी समय से पृथ्वी के फ्यूचर के बारे में पता था। अगर वो ये सारे फैक्ट्स लेके
पॉलिटिशियन या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता कि तुम्हारे इन कारणों की वजह से पृथ्वी डिस्टर्ब हो रही है, तो वे लोग इस मशीन पे भरोसा ही नहीं करते। इसीलिए मैंने सीधा ये सारे सिग्नल लोगों के माइंड में ही फीड करना शुरू किया कि तुम्हारे इन स्टेप्स के कारण तुम्हारा ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ताकि लोग सुधरे, वो नेसेसरी स्टेप्स लेना शुरू करें। लेकिन यहाँ पे लोग सुधरे ही नहीं। इनफैक्ट इस रियलिटी को वो लोग सच मानने लगे और कोई भी कदम नहीं उठाया, बस रोते बैठ गए कि भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते, पृथ्वी तो एनीवे डिस्ट्रॉय होने वाली है। वैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पे इस मशीन का नहीं है जो लोगों के माइंड में फीड कर रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम इंसानों के सोच का है, क्योंकि उन्हें अपना आज बदलना ही नहीं है एक अच्छे कल के तलाश में। इनफैक्ट जितने भी दिन उनके पास बचे हैं उनमें ही वो खुश रहना चाहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे डेविड ने ही लोगों के माइंड में ये बताना शुरू किया था ताकि लोग सुधरे, लेकिन लोग सुधरते नहीं है, उसको अपने रियलिटी बना देते हैं। उसके बाद डेविड एक पोर्टल ओपन करता है ताकि इन लोगों को पृथ्वी पे भेज सके, लेकिन फ्रैंक उसे पोर्टल पे खींच के पृथ्वी लेके जाता है और दोनों की वहाँ पे काफी फाइट शुरू होती है। तो यहाँ पे अथेना के पास एक बॉम्ब था, वो केसी को देती है ताकि ऊपर उस मशीन को वो डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन गलती से वो बॉम्ब पोर्टल के थ्रू पृथ्वी पे आ जाता है। ये देख के डेविड एंड फ्रैंक दोनों भी पोर्टल के इस साइड आ जाते हैं टुमारोलैंड में, और पोर्टल क्लोज हो जाती है। उसके पास में एक बंदूक थी जिसे लेके वो फ्रैंक को मारने जाता है, लेकिन एथीना उसके बीच में आती है और उसे गोली लगती है। एथीना को रिपेयर करने के लिए फ्रैंक उसे कहीं और लेके जाता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने लगी थी। उसके पास आखिरी ही कुछ पल बचे थे, इसीलिए वो एक चीज कन्फेस करती है कि बचपन में फ्रैंक एंड एथीना की काफी अच्छी दोस्ती हुई थी और फ्रैंक को एथीना पसंद आने लगी थी, और वो भी रोबोट होने के बावजूद उसे भी फ्रैंक पसंद आने लगा था। लेकिन वो डरती थी कि अगर रोबोट की सच्चाई फ्रैंक को पता लगेगी तो उसे काफी गुस्सा आएगा और इस जगह से उसे जो मोटिवेशन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, इसीलिए वो चुप रहती है। ये सच्चाई जानने के बाद फ्रैंक का भी गुस्सा उतर जाता है। उसके बाद अथेना अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करती है एंड उसी के कहने पे फ्रैंक उसे उस मशीन में डाल देता है, जिसके कारण मशीन में बहुत बड़ा विस्फोट होता है एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी ब्लास्ट में डेविड भी मारा जाता है। सिंस दोस्तों अभी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई है, अब यहाँ पे केसी के अनुसार अगर कोई भी चीज पॉजिटिविटी के साथ करे तो हमें अपना रास्ता जरूर मिलता है। जैसे स्टार्टिंग में फ्रैंक एक छोटा बच्चा था, उसने एक स्टेटमेंट कहा था, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर टुमारो। कोई भी चीज अगर करनी हो तो उसके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन चाहिए होता है जिससे बेटर फ्यूचर मिले। इसी के कारण केसी जैसे ही उस मशीन को डिस्ट्रॉय करती है, पृथ्वी पे जो भी साइंटिस्ट, इनोवेटर, एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग रहते हैं उन्हें एक होप मिलती है कि शायद चीजें सही करने से उनका ये प्लेनेट बच सकता है, और वही वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने लगते हैं जिससे पृथ्वी की तबाही रुक जाती है। जो 60 दिन का काउंटडाउन था वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि पृथ्वी अब खुद को हील कर रही थी। और फिर हम 1 साल के बाद देखते हैं फ्रैंक और केसी दोनों भी टुमारोलैंड के हेड थे। केसी ने अपने पिता एंड भाई को भी टुमारोलैंड में हायर किया था और उनकी एक टीम होती है जो पृथ्वी से थिंकर, आर्टिस्ट, इनोवेटर, साइंटिस्ट ऐसे लोगों को टुमारोलैंड में हायर करती है ताकि नए नए इनोवेशन कर सके और हमें एक बेटर कल मिले। दोस्तों अब आते हैं ऐसे कुछ चीजों में जो हमें मूवी से पता नहीं चलती, जैसे कि टुमारोलैंड ये वर्ल्ड क्या है। तो दरअसल ये एक अलग डायमेंशन है जो पहली बार 1899 में प्लस अल्ट्रा नाम के सीक्रेट साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कवर की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, जूल्स वर्ने और गुस्ताव आईफिल। यहाँ पे आईफिल टावर जो कि एक एंटीना थी निकोला टेस्ला ने डेवलप की थी ताकि सब स्पेस या अलग डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को वो पकड़ सके, और उसी के जरिए उन्हें टुमारोलैंड की फ्रीक्वेंसी मिली थी। वहाँ कैसे जाए वो पता नहीं था। उसके ऑलमोस्ट 20 साल बाद यानी 1920 में निकोला टेस्ला ने पार्टिकल बीम के मदद से एक पोर्टल डेवलप किया था टुमारोलैंड जाने के लिए। यही मेथड हम मूवी में अलग अलग जगह पे देखते हैं, पोर्टल के थ्रू पृथ्वी एंड टुमारोलैंड में जाने की। उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ जिसके कारण टुमारोलैंड का जो भी प्रोग्रेस थी वो रुक जाती है। फिर हम मूवी में सीधा 1964 में देखते हैं डेविड निक्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। एथीना को प्लस यू के लिए स्मार्ट लोगों को पृथ्वी से हायर करने के लिए बनाया गया था। टुमारोलैंड में इनोवेशन के लिए कोई भी सीमाएं नहीं थी। जो एक्सपेरिमेंट लेट्स से साइंटिस्ट पृथ्वी पे नहीं कर सकते लिमिटेशन के कारण, वैसे ही होनहार लोगों को एथीना पिन देती थी और वो अपने एक्सपेरिमेंट टुमारोलैंड में करते थे। फ्रैंक को भी वैसे ही उसने हायर किया था जब उसने उसे पिन दिया था। फ्रैंक उधर ही रह के कई सारे इनोवेशन करता है। एथीना एंड फ्रैंक ऑलमोस्ट दोनों एक ही एज के थे और धीरे धीरे फ्रैंक को एथीना पसंद आने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक रोबोट है। 1984 में फ्रैंक का सबसे बड़ा इनोवेशन था वो मॉनिटर मशीन जो टैकियन पार्टिकल से बनाई गई थी। अब ये पार्टिकल लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज होने के कारण हम पास्ट एंड फ्यूचर भी देख सकते हैं। पृथ्वी के साइंटिस्ट के लिए ये बस इमेजिनरी थ्योरी थी, लेकिन टुमारोलैंड में फ्रैंक ने इस पे एक मशीन भी बना दी थी जो फ्यूचर देख सकती है। वो इस इनोवेशन के बारे में पहले तो एथीना को बताता है, लेकिन उसके विचार अलग। एथीना के अनुसार ये मशीन 100%
100% फ्यूचर दिखा नहीं सकती। वो अभी के हालात के अनुसार बस एक पॉसिबिलिटी दिखाती है कि क्या हो सकता है, जैसे कि पृथ्वी का अगर ख्याल रखा नहीं गया तो पृथ्वी डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन अगर आने वाले वक्त में लोगों ने कोई भी चीज सही की तो पृथ्वी बच भी सकती है। ये एथीना का मानना था। अब ये मशीन बड़े से मॉनिटर का रूप लेती है और एक दिन डेविड एंड फ्रैंक पृथ्वी का फ्यूचर देखते हैं कि ऑलमोस्ट 30 साल के बाद यानी 2015 में पृथ्वी तबाह होने वाली है। इस बात से फ्रैंक परेशान होता है। उसके अनुसार ये डेटा जो भी है वो पृथ्वी के बड़े बड़े लीडर्स को हमें दिखाने की जरूरत है, जिससे वो नेसेसरी स्टेप लें और ये अनहोनी टाल सके। लेकिन इसका मतलब है टुमारोलैंड दुनिया के सामने रिवील होगा, जो कि डेविड नहीं चाहता था। इसी के कारण वो फ्रैंक को कुछ दिन की मोहलत देता है ताकि वो पृथ्वी पे वापस लौट जाए। इसी दरम्यान फ्रैंक को भी पता चलता है कि एथीना एक रोबोट है, जिसके कारण उसका टुमारोलैंड से विश्वास ही उठ जाता है कि ये प्लेस पूरा झूठा है और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और वापस लौट के नहीं आता। यहाँ पे एथीना को उस मशीन की सारी सच्चाई पता थी, इसीलिए डेविड उसे भी डिस्ट्रॉय करने का फैसला लेता है। लेकिन एथीना वहाँ से भाग जाती है और काफी वक्त तक एक नए कैंडिडेट की तलाश में थी जो पृथ्वी की ये अनहोनी टाल सके। ऑलमोस्ट 30 साल के बाद उसे केसी मिलती है, जो हमेशा चीजों को पॉजिटिविटी के साथ देखती थी और चीजें अलग करने की हिम्मत रखती थी, और उसी को वो पिन देती है ताकि वो टुमारोलैंड में आ सके। यहाँ पे डेविड को पता था कि एथीना कैंडिडेट की तलाश में है, इसीलिए उसने अपने कई सारे रोबोट्स उसके पीछे लगा के रखे थे उसे मारने के लिए। उसके बाद ये तीनों भी फ्रैंक की मदद से टुमारोलैंड आ जाते हैं, जहाँ पे आगे उन्हें उस मशीन के बारे में पता चलता है कि वो निराशावादी विचार ट्रांसफर कर रही है लोगों के माइंड में। लेकिन अगर 60 दिनों के अंदर अंदर पृथ्वी को बचाना है तो वो मशीन तबाह करना जरूरी था। वही वे लोग करते हैं और यहाँ पे लोग वापस एक पॉजिटिविटी के साथ जीने लगते हैं एंड अपने पृथ्वी को बचाते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।